नमस्ते विद्यार्थियों। मैं सिर्फ गोकुल राम निषाद, सहायक प्राध्यापक दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर है, बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट 4 है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का आज हम प्राइमरी पोर्शन पढ़ने वाले हैं। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री किसके में सॉलिड कंपाउंड क्या होगा, उसके टाइप्स क्या होते हैं, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंटेंसी, कॉन्स्टेंशियल इंटरफेशियल एंगल और मिलर इंडिसेस, वाइस इंडिसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। सबसे पहले बताते हैं कि पदार्थ की कुल 3 अवस्थाएं होती है। टाइप्स ऑफ मैटर, बेसिकली 3 स्टेट, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस। हालांकि प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन स्टेट और आते हैं, लेकिन अभी तक वो उसको बहुत ज्यादा डील नहीं किया गया है। हम पढ़ने वाले हैं आज सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हम आपको बताएंगे ये कि वे पदार्थ या वो मैटर्स जो अपने वॉल्यूम और अपने साइज और अपने वेट को कंटिन्यूअसली चेंज नहीं कर सकता, चेंज हो नहीं सकता, वो क्या कहलाएगा, आपका सॉलिड कहलाएगा। सॉलिड बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा कहलाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा कहलाता है अमॉर्फस सॉलिड। सॉलिड के बहुत सारे और प्रकार भी हैं, लेकिन हम अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन देयर कंपोनेंट के हिसाब से अभी आगे पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड क्या होगा, तो हम आपको बता देते हैं कि जिसमें उसके कंपोनेंट का अरेंजमेंट जो रहता है वो सिमेट्रिकली हो, अरेंज्ड हो, वेल अरेंज्ड हो। दोनों इंटरमॉलिक्यूलर के बीच पाया जाने वाला जो ट्रैक्शन फोर्स है वो स्ट्रांग हो या बाइंडेड हो या बिल्कुल करेक्ट हो, टाइम के साथ चेंज ना हो रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाएगा। और अगर उसमें उसके जो कंपोनेंट है, पर्टिकुलर कंपाउंड का कंपोनेंट है, उसके जो एलिमेंट है वो अगर पर्याप्त डिस्टेंस, सफिशिएंट डिस्टेंस में अगर वो नहीं है और उनके बीच पाए जाने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहीं कम और कहीं ज्यादा है, जिसका शेप डिजाइन परफेक्ट नहीं है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो जो है वो एक्यूरेट नहीं है, लगातार चेंज हो रहा है, तो किसके अंतर्गत आएगा, अमॉर्फस के अंतर्गत आएगा। हालांकि क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस को आप अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जा सकता है। तो 4-5 पॉइंट्स में आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहले तो आप बता सकते हैं कि इनके कंपोनेंट के बीच जो डिस्टेंस रहता है वो उसमें एक्यूरेट नहीं रहता, क्रिस्टलाइन में एक्यूरेट रहता है, एग्जैक्ट रहता है, परफेक्ट रहता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता है, अमॉर्फस का और क्रिस्टलाइन का नहीं होता। इसमें एक विशेष प्रॉपर्टी और जो है वो डिफरेंशिएट करता है, जो कहा जाता है कि सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन जो है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के बीच जो है वो है उसका एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी नेचर, जिसे समदैशिकता और विषमदैशिकता कहा जाता है। कि क्रिस्टलाइन कंपाउंड में एनिसोट्रॉपी प्रॉपर्टी पाई जाती है, विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है, जो कि अमॉर्फस कंपाउंड में नहीं पाया जाता या इस पदार्थ में पाने की संभावनाएं लगभग नहीं रहती है। आइसोट्रॉपी, एनिसोट्रॉपी पर हम थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं कि क्या होता है आइसोट्रॉपी, एनिसोट्रॉपी। अगर किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, लाइक डेंसिटी है और उसका वॉल्यूम है, उसका टेम्परेचर है, उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ये सब जो रहता है वो अलग अलग डायरेक्शंस में सेम रहता है। सारे डायरेक्शन में आप देख लेंगे, जितने भी डायरेक्शन उससे बनते हैं, चाहे 1D, 2D, 3D, तीसरी डायमेंशन में देखेंगे तो सारे डायमेंशन में फिजिकल प्रॉपर्टी अगर सब सेम पाया जाता है किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड में, तो वो कहलाएगा आइसोट्रॉपी, समदैशिकता कहलाएगा, सब तरफ समान है। लेकिन अलग अलग एरिया में, अलग अलग डायरेक्शंस में अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और ये जो आपको बता रहा था मैं प्रॉपर्टी अगर अलग अलग होता है, तो ये मान के चलिए कि वो क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाइन कंपाउंड कहलाएगा। कैसे ये मैंने आपको थोड़े और देर बाद बताऊंगा इसमें कैसे इसके अलग अलग प्रॉपर्टी, इसका नेचर अलग अलग हो जाता है, इसमें चर्चा करेंगे नीचे। और अगला आता है, इसका एग्जांपल आपको बता देता हूं, कोयला, कोल और आप नॉर्मल जो मिट्टी है वो आप किससे मान सकते हैं, लकड़ी वगैरह, अमॉर्फस के अंतर्गत आएगा। ये वैसे भी पता है आपको, अमॉर्फस में बहुत ज्यादा कैटेगरी नहीं मिलेगी आपको। क्रिस्टलाइन कंपाउंड के हम बेसिकली 4 प्रकार पढ़ते हैं और इसके बाद और आएगा। ये 4 प्रकार वो है। सबसे पहला जो है आयनिक सॉलिड कहलाता है, जिसे आयनिक क्रिस्टल कह सकते हैं आप। दूसरा कहलाएगा कोवैलेंट क्रिस्टल, जिसे सहसंयोजी क्रिस्टल कहते हैं। तीसरा कहलाएगा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, जिसे आप कह सकते हैं कि आणविक क्रिस्टल। और चौथा कहलाएगा मेटेलिक क्रिस्टल, जिसे आप धात्विक क्रिस्टल कह सकते हैं। ये 4 अलग अलग प्रकार के क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियां हैं, पढ़ लेते हैं। पहला आयनिक क्रिस्टल, जिसमें
जिसका कंपोनेंट जो रहता है वो आयन होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले आयन हो सकते हैं, और जिनके बीच पाया जाने वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है, वो क्या कहलाएगा आपका आयनिक क्रिस्टल कहलाएगा, जिसका कंपोनेंट जो रहता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज वाले कंपोनेंट होते हैं। दूसरा कहलाएगा आपका कोवैलेंट क्रिस्टल, जिसके जो मॉलिक्यूलर होते हैं, जो उसके कंपोनेंट होते हैं वो एटम होते हैं, और उनके बीच पाया जाने वाला जो बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। तीसरा कहलाएगा आपका मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, ऐसा क्रिस्टल जिसमें पाया जाने वाला कंपोनेंट मॉलिक्यूल है और जिनके बीच जो है वो वीक वंडर वाल फोर्सेस पाया जाता है। चौथा कहलाएगा मेटेलिक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल, जिसमें कंपोनेंट पॉजिटिव मेटल आयन रहता है और उनके बीच पाया जाने वाला जो फोर्स है वो मेटेलिक फोर्स रहता है। कुछ पर्टिकुलर छोटे छोटे डिफरेंसेस है जिसमें स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला है कंपोनेंट, तो आयनिक क्रिस्टल में पाए जाने वाले कंपोनेंट जो है वो आयन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आयन। कोवैलेंट क्रिस्टल में पाए जाने वाले उनके कंपोनेंट एटम होते हैं। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में पाए जाने वाले कंपोनेंट जो होते हैं वो मॉलिक्यूल होते हैं, और मेटेलिक क्रिस्टल में पाए जाने वाले कंपोनेंट जो होते हैं वो मेटेलिक आयन होते हैं। बॉन्ड, आयनिक क्रिस्टल में पाया जाने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है, या इसको आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हैं, स्थिर विद्युत आकर्षण बल कह सकते हैं। कोवैलेंट में पाया जाने वाला बॉन्ड जो है वो कोवैलेंट है, सहसंयोजक बंध है। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में पाया जाने वाला बॉन्ड जो है वीक वंडर वाल फोर्स है, और मेटेलिक क्रिस्टल में पाया जाने वाला जो बॉन्ड है वो कहलाएगा आपका मेटेलिक बॉन्ड है। अगला आता है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो आयनिक क्रिस्टल में जो बॉन्ड पाया जाता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, जिसको आप स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हैं। तो वो बहुत हाई रहता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, न्यूक्लियस बहुत पास पास होते हैं अपोजिट चार्ज होने के कारण, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। कोवैलेंट का रहता है लेकिन बहुत कम नहीं रहता है। आप कह सकते हैं कि आयनिक क्रिस्टल के कंपैरिजन में और मेटेलिक क्रिस्टल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन इसमें एक आपको एक्सेप्शन मिलेगा। डायमंड इसका एक एक्सेप्शन है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है। ठीक है, अगला आता है आपका मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में जो उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बहुत कम होते हैं। कारण यह है क्योंकि इसमें पाया जाने वाला जो बॉन्ड है वो बहुत कमजोर होता है, वीक बॉन्ड होता है, वंडर वाल फोर्सेस रहता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहता। हाइड्रोजन बॉन्ड भी आप कह सकते हैं, वो भी जो है मॉलिक्यूलर प्रकार के क्रिस्टल आइस वगैरह में पाए जाने वाले बॉन्ड के अंतर्गत आता है। तीसरा, चौथा और अंतिम है मेटेलिक क्रिस्टल में पाया जाने वाला जो आपको बॉन्ड मिलेगा वो थोड़ा हाई होगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा हाई होगा। रीजन आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मेटल टू मेटल जो उसमें इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उस कारण से उनके बीच पाया जाने वाला एक्सट्रैक्शन फोर्स बहुत हाई होता है, इसलिए वो मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हाई नहीं कह सकते आप। लेकिन ये कह सकते हैं कि आयनिक क्रिस्टल के से थोड़ा सा कम होता है। उसके बाद आएगा कंडक्टिविटी। आयनिक क्रिस्टल तो वैसे सॉलिड स्टेट में जो रहते हैं वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, कुचालक की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन अगर आपने इसे एक्वस फॉर्म में लाया या इसे गलित अवस्था में ला दिया, फ्यूज्ड स्टेट में लाया, तब उस कंडीशंस में इसमें इलेक्ट्रिकल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो होना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मान सकते हैं, पर बहुत हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहती है आयनिक क्रिस्टल का। पर याद रखना ये एक्वस कंडीशन में या फ्यूज्ड कंडीशन में जो है वो कंडक्टिविटी शो करेगा। कोवैलेंट क्रिस्टल जो है कंडक्टिविटी शो नहीं करता, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट का, याद रखना इसमें कंडक्टिविटी नहीं पाई जाती, आप इसे इंसुलेटर कह सकते हैं। किसको? कोवैलेंट कंपाउंड को। सेम मॉलिक्यूलर क्रिस्टल भी कैसा रहता है? इंसुलेटर रहता है। और मेटलिक क्रिस्टल तो अच्छा कंडक्टर माना जाता है, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला जो एक कंपोनेंट है वो मेटल है, मेटल आयंस है, इसलिए गुड कंडक्टर आप मान सकते हैं। थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में रहते हैं, इसलिए इसका आसानी से आप तार बना सकते हैं। लास्ट आता है स्टेट, फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो आयनिक क्रिस्टल का फिजिकल स्टेट जो है सॉलिड माना जाता है, सॉलिड अवस्था में पाया जाता है और ब्रिटल रहता है, भंगुर होता है, क्षण भंगुर, आप तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा। कोवैलेंट जो रहता है वो हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, इसे कह सकते हैं आप ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं में ये पाया जाता है कोवैलेंट क्रिस्टल जो है। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जो है वो सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, और इसे आप ये मान सकते हैं ये भी सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट में पाए जा सकते हैं, दोनों स्टेट में पाए, सॉलिड और लिक्विड स्टेट में। और मेटलिक जो रहते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन आपको पता होगा ये डक्टाइल प्रॉपर्टी का होता है, इसे आसानी से तार की तरह खींचा जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल है आयनिक क्रिस्टल के, एग्जाम्पल जितने प्रकार के आयनिक क्रिस्टल्स हैं, ठोस हैं, वो जैसे NaCl है, नमक है, सबसे कॉमन एग्जांपल। कोवैलेंट में ग्रेफाइट और डायमंड है। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में एग्जांपल जो आपको मिलेगा वो ड्राई आइस, ठोस बर्फ, शुष्क बर्फ कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। और मेटलिक क्रिस्टल के अंतर्गत आता है वो है आयरन और कॉपर, और बहुत सारे जितने मेटल है आप उसको इस कैटेगरी में ला सकते हैं। ये कहलाएगा आपका, ये बेसिकली जो 4 प्रकार के पाए जाने वाले क्रिस्टल्स हैं उसके अंतर्गत आता है।
अगला आता है हम छोटे पॉइंट्स हैं, इसके स्ट्रक्चर के आधार पर जब आप इसे क्लासिफाइड करते हैं तो आपको कुछ चीजों की जानकारी होनी जरूरी है। यूनिट सेल के बारे में जानना जरूरी है, यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस के बारे में जानना जरूरी है। तो आपको बताना पड़ेगा कि जब किसी क्रिस्टल के बारे में आप चर्चा करते हैं तो आप बताएं किसी क्रिस्टल का सबसे छोटा पार्ट जिसके कंटिन्यूअसली रिपीटेशंस के बाद कोई क्रिस्टल फॉर्म होता है, वो छोटा पार्ट क्या कहलाएगा? आपका यूनिट सेल कहलाता है। और क्रिस्टल लैटिस मतलब होता है यूनिट सेल को आप कंटिन्यू रिपीट करने पर जब आपको ब्रेविस लैटिस मिलेगा, जाल मिलेगा, जालक मिलेगा, तो वो क्या कहलाएगा? आपका क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा, क्रिस्टल जालक कहलाएगा। क्रिस्टल जालक या यूनिट सेल का एक छोटा सा एग्जांपल हम आपके सामने दिखाते हैं ताकि आपको सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सॉलिड स्टेट का वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया, सपोज मान लीजिए हमारे पास क्रिस्टल है, ये आपका सपोज कोई यूनिट सेल है, ये एक्स एक्सिस है, वाई और ये जेड एक्सिस। सपोज ये मान लीजिए कोई यूनिट सेल है, ये सबसे छोटी इकाई क्रिस्टल का जिसकी कंटिन्यूअसली रिपीटेशन से क्रिस्टल लैटिस फॉर्म होता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। ये एक यूनिट सेल है, सबसे छोटी इकाई है, आप उसे एक एक्स एक्सिस कह सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, याद रखना एक्स एक्सिस है, ये वाला ये वाई है और ये जेड एक्सिस है। ध्यान दीजिएगा एक्स एक्सिस में टोटल मिलाकर आपको 4 डायरेक्शन मिलेंगे, 1 2 3 और ये 4। वाई में भी आपको 4 मिलेंगे, 1 2 3 और ये 4, और जेड में भी आपको 4 इसी प्रकार मिलेंगे। इसमें एक बात आपको जाननी पड़ेगी, 3 चीजें हैं। पहला ये है क्रिस्टल लैटिस में, यूनिट सेल में, क्रिस्टलोग्राफी में पढ़ते समय आपको छोटी छोटी बातें जाननी जरूरी है, तब आपको आगे समझ में आएगा। पहला आपको समझना है कॉर्नर क्या होता है, दूसरा समझना है आपको फेस क्या होगा, और तीसरा समझना है आपको एज क्या होगा। इसके साथ साथ आपको एंगल भी देखना है, कौन कौन सा एंगल है, और इंटरसेप्ट कितना होगा, इसे कोर कह सकते हैं, याद रखना। सपोज मान लीजिए एक्स एक्सिस में यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ है वो आप मान ले लेंथ है, यहां से यहां तक का लेंथ को हमने ए माना, ध्यान दीजिएगा। और वाई एक्सिस में यहां से लेकर यहां तक का लेंथ हमने क्या माना? बी, और यहां से लेकर यहां तक का माना हमने सी। ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस के लिए ए, वाई एक्सिस के लिए बी और सी एक्सिस के लिए, जेड एक्सिस के लिए सी हमने माना। उसी प्रकार एक्स एक्सिस में बनने वाला जो ये एंगल है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा आपका अल्फा, वाई एक्सिस के अगेंस्ट जो यहाँ पर बनेगा वो कहलाएगा आपका बीटा, और जेड एक्सिस में जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? आपका गामा। तो 3 चीजें हुई, एंगल जो हुआ वो है तुम्हारा अल्फा, बीटा और गेमा। ध्यान दीजिएगा, अल्फा, बीटा और गेमा इसका एंगल हुआ, और इसकी कोर की लंबाइयां हुई क्रमशः 3, ए, बी और सी। ध्यान दीजिए, ए मतलब एक्स डायरेक्शन के सारे जो कोर हैं, सारे जो हैं एजेस, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी क्या है? ए है। उसी प्रकार जो वाई डायरेक्शन दिखाई देगा वो क्या है? बी है, और जो जेड डायरेक्शन दिखाई देगा वो क्या होगा? सी होगा। सबसे पहले पढ़ते हैं कॉर्नर क्या होगा, और उसके बाद पहले फेस पढ़ते हैं। तो फेस देख लीजिएगा, किसी पर्टिकुलर जो 2 डायमेंशनल जो एरिया होता है जो इस प्रकार से बना होगा, ये आपका क्या कहलाएगा? फेस कहलाएगा, एक फेस कहलाएगा ये। उसी प्रकार इसमें टोटल कितने फेस होते हैं तो आप देखने को मिलेगा आपको, ये टोटल मिलाकर इसमें 6 फेसेस मिलेंगे पैरेलल। ये पहला फेस होगा, इसके ठीक फ्रंट में दूसरा फेस, ये ऊपर का फेस ठीक फ्रंट में नीचे, उसके फ्रंट में नीचे तीसरा, चौथा फेस पीछे, और ये सामने। टोटल आपके पास इस यूनिट सेल में टोटल कितने फेस है? 6 फेस है। 2 फेस को कनेक्ट करने वाला जो लाइन कहलाएगा वो कहलाएगा आपके लिए कॉर्नर। जैसे ये एक फेस हुआ और ये एक ऊपर का फेस हुआ, इसे कनेक्ट करने वाला ये जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है क्या कहलाएगा? कॉर्नर कहलाएगा। टोटल मिलाकर आपको 12 कॉर्नर मिलेंगे। और अगला आता है इसमें कॉर्नर बोलता हूँ, एजेस कहलाएगा ये, ठीक है। कॉर्नर आपको टोटल मिलेंगे, इसमें मिलने वाले कॉर्नर की संख्या 8 है, आप देख सकते हैं। ये इसका पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ठीक उसी प्रकार नीचे और है। तो आपको इस प्रकार ये एजेस मिलेंगे। किनारा जो मिलेगा आपको एज, वो टोटल मिलाकर कितना मिलेगा? 12 एजेस मिलेंगे। इस प्रकार से आपके पास एक छोटी छोटी जानकारियां होनी चाहिए। इसके अलावा ब्रेविस लैटिस क्रिस्टल जालक की संरचना के आधार पे ये मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, आपने नाम सुना होगा, मैं आपको पहले बता देता हूं। उसी प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है प्रिमिटिव, एक कहलाता है प्रिमिटिव को पी से इंडिकेट करते हैं ज्यादातर, और उसके बाद कहलाता है एक फेस सेंट्रेट। फेस सेंट्रेट का मतलब ऐसा क्यूबिक सेल जिसके फेस के सेंटर में, इस फेस के सेंटर में आपको क्या मिलेगा?
मॉलिक्यूल मिलेगा वो क्या कहलाएगा, फेस सेंटर्ड कहलाएगा। तीसरा कहलाएगा बॉडी सेंट्रेड, जिसको हम ज्यादातर किससे इंडिकेट करते हैं, आई से। और चौथा होता है वह साइड सेंटर्ड है जो कहलाता है, उसको हम सी से इंडिकेट करते हैं। 4 होते हैं टोटल, क्या क्या बोला हमने, एक प्रिमिटिव मतलब नॉर्मल, जिसमें केवल कॉर्नर में ही क्या रहेगा, मॉलिक्यूल रहेगा। फेस सेंटर्ड में कहां पे रहेगा, फेस के सेंटर में रहेगा, ये अगर ये फेस है तो इसके सेंटर में क्या रहेगा, कोई मॉलिक्यूल रहेगा। और तीसरा कहलाएगा बॉडी सेंटर्ड, मतलब ये अगर टोटल बॉडी है तो बॉडी के बीच, बिल्कुल बीचों बीच में अगर है तो क्या कहलाएगा, बॉडी सेंटर्ड आई। और चौथा कहलाएगा साइड, अर्थात ऊपर या नीचे, केवल ऊपर या नीचे में या साइड में, अगर केवल साइड में कोई दो फेस में केवल क्या मिलेगा आपको, मॉलिक्यूल मिलेगा, तो उसे साइड सेंटर्ड टाइप का ब्रेविस लेटिस कहा जाता है। ये ब्रेविस लेटिस के टाइप है जो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। अगला आता है 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं इसे हम, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के आधार पर हम इसे क्या मानते हैं, क्रिस्टल मानते हैं। टोटल मिलाकर हमारे पास क्रिस्टल की संख्या कितनी है, टोटल 7 है। सबसे पहला जो है जिसको हम क्यूबिक कहते हैं, जिसको हम घनी कहते हैं। घनी क्रिस्टल में जिसमें अल्फा, बीटा और गेमा, आपने देखा होगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, इसके जो एंगल है अल्फा, बीटा और गेमा, तीनों के मान जो होते हैं वो 90 एंगल के होते हैं। और ए बी सी तीनों की लंबाई कितनी होती है, इक्वल होती है। जैसे नॉर्मली जो आपने क्यूबिक खेलते हैं ना, देखे आपने, तो वो क्यूब जो इसी का एग्जाम्पल है, उस प्रकार का जो क्रिस्टल मिलेगा जिसमें अल्फा, बीटा, गामा तीनों के मान 90 एंगल के होंगे और ए बी सी तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसमें पाया जाने वाला जो ब्रेविस लेटिस है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रिमिटिव मिलेगा आपको, मतलब इसको आप लोग सिंपल क्यूबिक सेल कह सकते हैं आप। और दूसरा आपको मिलेगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ये भी आपने सुना होगा। और तीसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ये जो चौथा वाला सी वाला है जो इसमें पाया नहीं जाता, किसमें नहीं पाया जाएगा, क्यूबिक में पाया नहीं जाएगा। अगला आता है टेट्रागोनल, इसे आप चतुष्फलकी कह सकते हैं। चतुष्फलकी में आपको 3 एंगल में, चतुष्फलकी टेट्रागोनल, सॉरी चतुष्कोणी कहते हैं इसको, चतुष्फलकी नहीं कहते। चतुष्कोणी में 4 आपको कौन दिखाई देंगे। चतुष्कोणी में अल्फा, बीटा और गामा को जो मान होता है वो 90 एंगल का होगा, लेकिन इनमें से कोई 2 जो लेंथ है वो इक्वल होगा, तीसरा लेंथ इक्वल नहीं रहेगा। आप ये कह सकते हैं कि आपने अगर क्यूबिक लैटिस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो आपको क्या देखने को मिलेगा, टेट्रागोनल आपको देखने को मिलेगा, चतुष्कोणी प्रकार का क्रिस्टल आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप ये मान सकते हैं कि आपके पास मान लो कोई क्रिस्टल है, ये यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल। अभी मान लो ये अगर आपका क्यूबिक है तो क्यूबिक को आप बिल्कुल यहां से आप काट देंगे बीचों बीच, तो 2 लेंथ तो इक्वल है अभी भी, ये और ये। आप इसे आप क्या मानते हैं, सी, और इसे क्या मानते हैं, ए और सी अभी भी कैसा है, इक्वल है। और ये जो बी है वो 2 हिस्सों में कट गया, तो बी जो है बराबर नहीं है किसके, ए और सी के। ठीक उसी प्रकार अगर आपने इसे सीधा इस प्रकार से काट दिया तो ए जो ए का मान है वो छोटा हो जाएगा। अगर आपने इसे यहां से ऐसे काटा तो आपको सी का मान जो है वो अलग मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि कोई 2 मान आपस में इक्वल होंगे, कोई 2 लंबाई समान होगी, तीसरी लंबाई जो है वो समान नहीं होगी। लेकिन बॉन्ड एंगल अभी भी कितने एंगल का होगा, 90 एंगल, क्योंकि अभी भी ये देख आपको स्ट्रेट नजर आएगा। इसे हिंदी में चतुष्कोणी कहते हैं, याद रखना। इसे द्विसमलंबाक्ष भी कहते हैं, हिंदी में द्विसमलंबाक्ष भी कहते हैं, आपने कभी इसका नाम सुना होगा, द्विसमलंबाक्ष। तीसरा होता है इसको ऑर्थोरोम्बिक कहते हैं। ऑर्थोरोम्बिक में बॉन्ड एंगल तीनों का जो है वो 90 एंगल होगा, लेकिन तीनों जो बॉन्ड लेंथ है ए, बी और सी तीनों का मान जो है समान नहीं होगा। मैच बॉक्स जिसे आप माचिस कहते हैं उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। इसे हिंदी में विषम लंबाक्ष भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। अगला आता है आपका हेक्सागोनल। हेक्सागोनल कंपाउंड में तो अल्फा और बीटा 90 एंगल का होगा, और अल्फा बीटा 90 एंगल का होगा। और तीसरा इसमें अल्फा बीटा 90 एंगल का होगा, लेकिन गामा जो 120 अंश का होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी ए बी सी तीनों जो है कैसे होंगे, समान होंगे। इसमें भी पाया जाने वाला जो पी है वो प्रिमिटिव रहेगा, केवल सरल घनी देखने को मिलेगा। हेक्सागोनल जिसे आप कह सकते हैं षटकोणी प्रकार का एग्जाम्पल कह सकते हैं। इसमें 6 जो है आपको एंगल देखने को मिलेंगे। इसमें 2 अल्फा और बीटा जो है वो क्या मिलेंगे, 90 एंगल का, और 120 अंश का एक एंगल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ए बी सी के मान आपस में समान होंगे। 5वां आता है ट्राइगोनल। इसे आप कह सकते हैं कि त्रिकोणीय प्रकार का क्रिस्टल। त्रिकोणीय प्रकार क्रिस्टल में आपको अल्फा, बीटा और गामा जो है मिलेगा जरूर आपस में बराबर, लेकिन वो 60 अंश का हो सकता है या और उससे अधिक या कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन 90 एंगल का नहीं रहेगा। साथ में उसमें 2 एंगल ए और बी आपस में क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन सी के समान नहीं रहेगा।
अगला आता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में जिसे आप हिंदी में एक नताक्ष कहते हैं। एक नताक्ष में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें अल्फा और बीटा जो है वो 90 एंगल का होगा और गामा जो है 120 अंश का नहीं रहेगा। 90 और 120 अंश दोनों नहीं रहेंगे, दूसरा एंगल हो सकता है, लेकिन साथ में उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ABC तीनों के मान क्या होंगे, अलग अलग होंगे। उसी प्रकार ट्राइक्लिनिक जिसको आप त्रिनताक्ष कहते हैं, उसमें ना अल्फा, बीटा, गामा तीनों के मान 90 अंश नहीं होंगे और साथ में ना A, B और C आपस में क्या होंगे, समान होंगे। ये 7 टाइप के आपके जो ब्रेविस लैटिस है वो आते हैं। एक बार पूछा जाता है कि साप्रारिक क्रिस्टल की संरचना बताइए, जिसमें ये आपको मैंने जो लिख दिया है उसे देख लीजिएगा। जहां पर PIFC का मैंने आपको बता दिया है कि P मतलब कॉमन, सामान्य कह सकते हैं, जिसे आप सरल कह सकते हैं, और F का मतलब फेस सेंटर्ड है, I का मतलब जो है वो बॉडी सेंटर्ड है और C का मतलब साइड सेंटर्ड क्रिस्टल है। ये आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी का मतलब है क्रिस्टल विज्ञान। क्रिस्टल विज्ञान को समझने के लिए आपको बताना पड़ेगा क्रिस्टल से संबंधित जितनी प्रकार की जानकारियां, जिसके अंतर्गत हम किसी पर्टिकुलर पदार्थ क्रिस्टल की संरचना के बारे में जानते हैं, उस संरचना को समझने के लिए आपको कौन कौन से नियम की जानकारी होनी चाहिए कि वो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। उसका अगर आपको पता चल जाता है कि उसमें पाए जाने वाले कंपोनेंट क्या है, तो कंपोनेंट के आधार पर भी आप उसी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर बता सकते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं कौन कौन से एंगल, कौन कौन से उसमें नियम पाए जाते हैं। बेसिकली 3 नियम पाए जाते हैं। पहला नियम जो इसमें लिखा होगा, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम। दूसरा है लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस, जिसके अंतर्गत हम वॉइस इंडिसेस और मिलर इंडिसेस के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा होता है सिमेट्री एलिमेंट। सिमेट्री एलिमेंट्स हमारे इस कैटेगरी में भी फिलहाल नहीं है, हम केवल 2 ही प्रकार के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है इंटरफेशियल एंगल। पहले समझते हैं इंटरफेशियल एंगल क्या होता है और उसकी स्थिरता का क्या नियम है, क्या उसके बारे में दिया गया है। ये मैं रेस कर देता हूं, मिटा देता हूं, थोड़ी जरूरत पड़ेगी हमें जगह की। चलिए, तो सबसे पहले आता है आपका इंटरफेशियल एंगल क्या होता है। पहले समझ लेते हैं इंटरफेशियल एंगल क्या होगा। सपोज मान लीजिए आपके पास ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है और इसमें टोटल मिलाकर 6 फेसेस आपको देखने को मिल रहा होगा। ये इसका फेस है, ये इसका फेस है, ये एक फेस हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये एक दूसरा फेस हुआ ऊपर की तरफ और साइड की फेस। 2 फेस के बीच में अंदर में बनने वाला जो एंगल होता है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस फेस और इस फेस के बीच में, यहाँ पर ये कहलाएगा आपका इंटरफेशियल एंगल। ये मान लीजिए इंटरफेशियल एंगल। तो अब आपको समझना पड़ेगा लॉ ऑफ इंटरफेशियल एंगल क्या होता है। इंटरफेशियल एंगल, लॉ ऑफ इंटरफेशियल एंगल का मतलब होता है कॉन्स्टेंसी का, कि चाहे कोई क्रिस्टल किसी भी मेथड से बनाया गया हो, अगर क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, अगर वो सेम है, मैं साइज की बात नहीं कर रहा हूं, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, अगर उसका शेप, स्ट्रक्चर सेम है और साइज जो है छोटे या बड़े हैं, तो छोटे या बड़े होने के बाद भी उनके इंटरफेशियल एंगल जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, बदलते नहीं है, स्थिर होते हैं। जैसे ये आपको मैंने बड़ा वाला क्रिस्टल बनाया था, सेम ऐसे एक छोटा क्रिस्टल आपके सामने बनाकर दिखाता हूं मैं। सपोज मान लीजिए ये क्रिस्टल है, जिससे छोटा है थोड़ा सा, तो इस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर भी क्यूबिक है और इस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर भी कैसा है, क्यूबिक है। तो यहां पर भी जो आपको जो एंगल देखने को मिलेगा वो इंटरफेशियल एंगल इसका अगर कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है, तो इसका भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक वैसे ही मान चलिए अगर मेरे पास कोई हेक्सागोनल प्रकार का क्रिस्टल है, उसका मैंने एक फेस यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे अगर एंगल जो बनता है 120 अंश का है मान लो, तो इससे छोटा जो बनेगा ये, इसका भी एंगल कितना होगा, 120 अंश। तो दोनों के जो शेप है, संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो सेम है, लेकिन दोनों की आकृति, साइज जो है वो अलग अलग है। तो अलग अलग साइज होने के बाद भी उसके इंटरफेशियल एंगल बदलते नहीं है। यही तुम्हारा कहलाएगा लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी, इंटरफेशियल एंगल। अगला आता है आपका लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस, वॉइस इंडिसेस और मिलर इंडिसेस। इसे समझने के लिए हम पहले वॉइस इंडिसेस और मिलर इंडिसेस को समझते हैं, फिर उसके बाद आपको सिमेट्री प्लेन के बारे में जानकारी देते हैं, फिर सिमेट्री प्लेन के बारे में आपको समझ में आ जाएगा इसे किस प्रकार से स्टडी किया जाता है, इसे किस प्रकार से समझा जाता है। इसमें एक और पॉइंट आएगा, इंटरप्लेनर डिस्टेंस का एक और छोटा सा पॉइंट आएगा जिस पर हम चर्चा करेंगे। ये मैं दूसरा सेक्शन जो है मिटा देता हूं ताकि हम ये मिलर इंडिसेस के बारे में थोड़ा डील पढ़ सकें। तो ये मैं सेक्शन पूरा इरेज कर देता हूं।
तो देखते हैं। सबसे पहले सपोज मान लीजिए मेरे पास कोई क्रिस्टल है और क्रिस्टल का जो मैंने 3 डायमेंशन क्रिस्टल है तो उसमें 3 है, आपको अलग अलग डायमेंशन देखने को मिलेगा। सपोज मान लीजिए मेरे पास ये एक क्रिस्टल है सपोज, तो ये एक्स एक्सेस है, ये वाई है और ये जेड एक्सेस है। मैंने ये माना कि मान लो ये एक्सेस का सेंटर मिड पॉइंट है। एक्स एक्सेस में मान लो वो क्रिस्टल का जो डायरेक्शन है, जिस डिस्टेंस है, वो इस पॉइंट्स पर इंटरसेप्ट क्रॉस करता है। तो यहां से लेकर यहां तक का इसका डिस्टेंस सपोज मैंने मान लिया स्मॉल a है, और इस सेक्शन में वो यहां पर क्रॉस करता है, इसका डिस्टेंस y डायरेक्शन में। यहां से यहां तक मैंने b मान लिया। यहां से z डायरेक्शन में उसका मान लो स्ट्रक्चर जो है वो यहां तक जाता है, तो मैंने c मान लिया। ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक को मैंने a माना, ये OA है, तो आप यहां से कह सकते हैं कि OA इज इक्वल टू A हुआ। यहां से लेकर यहां तक का ये B है, तो आप ये कह सकते हैं कि OB इज इक्वल टू B, और यहां से लेकर यहां तक का क्या कहना है, OC। ध्यान दीजिए, ये इसका प्लेन है, अच्छा समझिए इसको, ये इसका प्लेन है। एक्स डायरेक्शन की तरफ जाने वाला क्रिस्टल की यूनिट सेल का प्लेन, वाई डायरेक्शन में जाने वाला क्रिस्टल का यूनिट सेल का प्लेन, और जेड डायरेक्शन में जाने वाले क्रिस्टल का यूनिट सेल का प्लेन क्या है, OC है। इसको समझ जाइएगा। तो ये तीनों O, OA, OB और OC क्या है, प्लेन है, और ये उस प्लेन का लेंथ है, आप कह सकते हैं कोर की लंबाई है AB से। आप इसे कनेक्ट करेंगे तो आपको कनेक्टिविटी में आपको एक इस प्रकार से दिखाई देगा। आप सपोज मान लीजिए ट्रायंगुलर टाइप का आपको नजर आ रहा है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जैसा नजर आ रहा है। तो ये एक पहला स्ट्रक्चर हुआ, इसका बेस स्ट्रक्चर हुआ। किसी क्रिस्टल का सबसे छोटा यूनिट सेल आप मान सकते हैं कि जिसकी प्लेन OA, OB, OC है, और उसका जो वैल्यूज है, इंडिसेस का मान है, वो ABC है। सपोज वो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो ये मान चलिए कि इसी का रिपीटेशन होगा, ये यूनिट सेल रिपीट होगा, बढ़ेगा आगे। मान लो इस डायरेक्शन में वो और आगे बढ़ता है, यहां तक का उसका नेक्स्ट जो इंटरसेप्ट है वो सेंटर मॉलिक्यूल से यहां तक आता है, इसे आप क्या कहते हैं, A डेस कहते हैं। यहां से लेकर यहां तक का इसका लेंथ मान लो 2A है। A का ही मल्टीप्लाई होगा, वो इसलिए क्योंकि A सबसे छोटी इकाई है, तो मल्टीप्लाई होगा तो मान लो कितना है, 2A है। लेकिन मान लो B में ज्यादा डायरेक्शंस पे क्रॉस करता है, B डैश पे आता है, तो O से लेकर B डैश के बीच का जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, मान लो 3B है। ठीक वैसे ही ये Z डायरेक्शन में C पर क्रॉस करता है, C डैश पर क्रॉस करेगा, यहां से लेकर यहां तक का जो उसका लेंथ है वो क्या कहलाएगा, 3C कहलाएगा। तो मुझे एक और प्लेन मिला है, छोटे प्लेन से थोड़ा बड़ा प्लेन आप कह सकते हैं। तो सेकंड प्लेन जो मिला उसका नाम है OA डैश, जिसका मान हुआ है 2A। दूसरा जो मिला मुझे वो क्या कहलाएगा, OB डैश, जिसका मान है 3B, और तीसरा जो मिला OC डैश, जिसका मान है 3C। इस प्रकार मुझे 2 प्लेन मिले। पहले प्लेन का जो ये डेटा है ABC, ये इंडिसेस है पहले क्रिस्टल का। उसी क्रिस्टल के रिपीट होने से जो नया क्रिस्टल बना, जो नया क्रिस्टल का फॉर्म हुआ वो ये वाला है, ये इस प्रकार से फॉर्म हुआ। ये दूसरे प्रकार का क्रिस्टल है, आप इसे कह सकते हैं, ये उसी से रिपीट होकर बना है। तो मुझे दूसरा इंडिसेस मिला ये वाला। तो लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस कहता है कि जब आप बेस क्रिस्टल के जो मॉलिक्यूल उसके इंडिसेस के साथ दूसरे जो बने नए, उसका आप क्या करते हैं, रेशनल लेते हैं, उसका अनुपात लेते हैं, परिमेय लेते हैं, तो जो डेटा आएगा वो वाइस इंडिसेस कहलाता है। अब इसे किस प्रकार से लेंगे, OA डैश अपॉन OA। उसी प्रकार दूसरा क्या आएगा आपके लिए, सपोज रेशियो, और दूसरा आएगा OB डैश अपॉन OB, और तीसरा आएगा OC डैश अपॉन OC। तो आप मान रखिए OA डैश का मान कितना है, 2A, OA का मान कितना है, A। ठीक उसी प्रकार OB डैश का मान है 3B, उसी प्रकार ये दूसरा OB का मान कितना है, B, देन सेम 3C, और नीचे C आएगा। आप इसे हल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये कैंसिल होगा, 2, 3 और 3। ये जो डेटा है इसे आप क्या कहते हैं, वेस इंडिसेस कह सकते हैं, इसे हिंदी में वाइस अंक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस क्रिस्टल के लिए 2, 3 क्या कहलाएगा, वाइस इंडिसेस कहलाएगा। केवल वाइस इंडिसेस के आधार पर आप उसके क्रिस्टल का स्ट्रक्चर नहीं बता सकते हैं, आपके लिए प्लेन जानना जरूरी होगा। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी मिलर इंडिसेस की। तो ये माना जाता है कि वेस इंडिसेस का जस्ट जो रिवर्स वैल्यू होता है, डेटा होता है, या विक्रम जो मान होता है, उल्टा मान जो होता है, या अपोजिट मान जो होता है, वो कहलाता है आपका मिलर इंडिसेस। तो इसका अपोजिट डेटा वैल्यू क्या होगा, क्या निकालने के लिए, मिलर इंडिसेस निकालने के लिए आपको इस डाटा का रिवर्स करना पड़ेगा। मिलर इंडिसेस इज इक्वल टू आप मान सकते हैं कि 1 अपॉन वेस इंडिसेस होता है।
22 अंक होता है। तो 22 अंक के मान के लिए ये डेटा का रिवर्स करना पड़ेगा, सारा डेटा आपको अपोजिट करना पड़ेगा। तो जो डेटा आया कौन सा 233, इसको आप अपोजिट करते हैं, आप जस्ट अपोजिट करते हैं तो आपको डेटा मिलेगा। मैं इस सेक्शन में इसका आंसर ले देता हूं मिलर इंडिसेस के लिए, ठीक है। मिलर इंडिसेस के लिए एमआई के लिए 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/3। इस डेटा में आपको रेशियो तो समझ में आ रहा है, लेकिन डेटा जो है वो इनकम्प्लीट है, तो आप प्लेन कैसे समझ पाएंगे? तो उसके लिए मुझे इसे थोड़ा इजी करना पड़ेगा। मैंने पहले नीचे वाले डेटा 233 का क्या ले लेता हूं, एलसीएम आपको डाटा ले लेता हूं। एलसीएम डाटा ले लेते हैं 233 का, तो एलसीएम लेने पर आपको मिलेगा 33 इस प्रकार से, और ये तो 2 into 3 इज इक्वल टू कितना है 6 इसका डेटा है, जिसको तीनों के साथ कंटिन्यूअसली क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो कंटिन्यू मल्टीप्लाई कीजिए 1/2 into 6 रेशियो 1/3 into मल्टीप्लाई 6 रेशियो 1/3 into मल्टीप्लाई 6, ये कैंसिल होगा 3 रेशियो 2 रेशियो और ये 2 होगा। ये इस क्रिस्टल के लिए वाइस इंडिसेस और उसका क्या कहलाएगा, ये मिलर इंडिसेस कहलाएगा। ये वाइस इंडिसेस और मिलर इंडिसेस निकालने का सामान्य तरीका है। आप किसी भी क्रिस्टल का वाइस इंडिसेस और मिलर इंडिसेस इसी प्रकार का निकाल सकते हैं। केवल आपको क्या दिया रहेगा, एज लेंथ अगर दिया है, आपको ये लंबाई दी गई है, तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, मिलर इंडिसेस और वाइस इंडिसेस निकाल सकते हैं। हम कुछ प्लेन के बारे में भी चर्चा करते, ये आपके सिलेबस के अंतर्गत का, इसको देखते हैं और इसे नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि इसे किस प्रकार से स्टडी किया जा रहा है। ओके, थैंक यू।